पूरे करते हो काज है दुनिया को नाज, पूरे करते हो काज है दुनिया को नाज। मेरी भी सुनो गणपति महाराज, पूरे करते हो काज है दुनिया को नाज, पूरे करते हो काज है दुनिया को नाज। मेरी भी सुनो गणपति महाराज। माँ गौरा ने जन्म दियो उपदेश दियो, महादेवा देवा 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 जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, मेरे जय गणेश देवा। पूरे करते हो काज है दुनिया को नाज, पूरे करते। नमस्कार व्यूअर्स, हर हर महादेव। क्योंकि ये भगवान शंकर की धरती है, इसका कंकर कंकर शंकर है। ये कहा जाता है कि बनारस में अगर आप आए हो, ये कहा जाता है कि बनारस में अगर आप आए हो तो हर हर महादेव तो कहना पड़ता है। यहां पर तकिया कलाम यही है, यानी यहां पर नमस्कार से नहीं, यहां हर हर महादेव से काम चलता है। और मेरे साथ जनता जनार्दन है और बड़ी तादाद में लोग हैं। अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और मेरे साथ कई और नेता हैं जो कि स्पष्ट रूप से बात करेंगे कि आखिरकार किसकी सरकार आ रही है, क्योंकि ये आखिरी चरण का चुनाव है और ये अंतिम चरण बड़ा भीषण है। और ये भीषण इसलिए है क्योंकि माना जा रहा है कि अगर किसी की जिसकी भी सरकार बनेगी, भाजपा की आएगी, सपा की आएगी, बसपा की आएगी, जिसकी भी सरकार आएगी, कुछ कमी पेशी रह गई तो पूर्वांचल में बनारस पूरी कर देगा। इसके क्या मायने हैं? क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। आज अखिलेश यादव भी यहाँ है, ममता बनर्जी भी यहाँ है, भूपेश बघेल भी यहाँ है, प्रियंका वाड्रा भी यहाँ है, जो जगत प्रकाश नड्डा और अमित शाह भी यहाँ है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि माफियाओं से मुक्त करना है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार ऐसी आंधी चलेगी, ऐसी आंधी चलेगी कि भाजपा खत्म हो जाएगी। और इस बार 2022 में जो हम शुरू करेंगे भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना, अखिलेश यादव ने कहा, तो गाड़ी 2024 तक आगे बढ़ेगी। इसके मायने क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं, हमारे साथ नेता भी होंगे, जनता भी है। सबसे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। आखिरी चरण, किसमें कितना दम? खबरें आ रही है, गौर परिवारवादियों का यूपी की जनता ने पत्ता साफ कर दिया है। पूर्वांचल में महाविजय का महाप्लान। उसी माफिया को आपने सरकार के बुलडोजर के सामने कीड़े की तरह रेंगते हुए भी देखा है, गिड़गिड़ाते हुए देखा है। अब वो खुली जीप पे नहीं चलता है, अब वो व्हील चेयर पर चलता है, व्हील चेयर पर। 54 सीटों के लिए महासंग्राम। कान पकड़ के भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहाँ का किसान और यहाँ का नौजवान बीजेपी को माफ करने वाला नहीं है। काशी की धरती पर विपक्ष का संगम। अगर हमको तुम ऐसा डरते हो तो हम एक दफे न हजारों दफे आएगा। इतना सस्ता नहीं है, खेला होगा। आखिरी बाजी का बाजीगर कौन? इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में अपनी जातिवादी एवं संकीर्ण मानसिकता के तहत चलकर या खासकर दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की हर स्तर पर काफी ज्यादा उपेक्षा की है।
चुनाव पर गंगा किनारे वाला विश्लेषण। ग्राउंड जीरो से अमीश देवगन लाइव। तो हम ग्राउंड जीरो से इस समय लाइव हैं और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं सुब्रत पाठक, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। कन्नौज से ये सांसद बने हैं। डिंपल यादव को इन्होंने चुनाव हरवाया था तो इसलिए जायंट किलर मान सकते हैं। मेरे साथ शालिनी यादव है, इन्होंने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए शालिनी जी का। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े प्रोफेसर ब्रिजभूषण ओझा जी, आपका अभिनंदन है। ये बीएचयू से है, आपका भी अभिनंदन है ओझा जी। और मेरे साथ कांग्रेस के आचार्य प्रबोध कृष्णन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, जो कि प्रियंका गांधी के एडवाइजर है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और स्टार प्रचारक हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और जनता जनार्दन आप तो हैं ही अपनी बात को रखने के लिए। शालिनी जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला कि इस बार सपा जो है वो साफ हो रही है क्योंकि घोर परिवारवादी हार रहे हैं। देखिए, माताओं और बहनों को समाजवादी पेंशन, कानून व्यवस्था के लिए डायल 100, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108, 102, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090, छात्रों को लैपटॉप, बेरोजगारों को भत्ता, एक्सप्रेसवे, मेट्रो। अखिलेश यादव जी के इन कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश की जनता पुनः उन्हें वापस सत्ता में लाने जा रही है। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को सत्ता में वापस लेके वापस आ रही है, 2017 में वो चुनाव हारे लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं। मैं आपसे सुब्रत पाठक से पूछता हूं, क्यों विश्वास है आपको कि इस बार आप वापस आएंगे सत्ता के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर? क्योंकि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो गाड़ी यहां से शुरू होगी, अखिलेश यादव यानी ममता बनर्जी हो गई, अखिलेश यादव हो गए, वो कह रहे हैं जो 2022 से अब शुरू होगा तो 2024 में भी पलट देंगे। वो कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट की भाषा में, चलो पलटाई, तो यानी पलट दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप एक बात को समझ लीजिए कि मेरे विश्वास से अकेले कुछ नहीं होता है। विश्वास तो जनविश्वास होता है और आज जनविश्वास मोदी जी के प्रति लोगों को है। और किस प्रकार का जनविश्वास है कि 2014 में इस देश में केवल सरकार नहीं बदली थी, पहली बार इस देश में व्यवस्था बदली थी। और इस देश की सरकार, जो कि एक गरीब आदमी, जो देश की सरकार, एक चाय बेचने वाला जब इस देश का प्रधानमंत्री बना है, गरीब का बेटा, तो इस देश की सरकार को गरीबों के चरणों में समर्पित कर दिया। पहली बार इस देश में हुआ कि गरीब जो बगैर छत के रहता था, सर्दी हो, बरसात हो, धूप हो, कैसा भी समय हो, आज उसको पक्का मकान मिल रहा है। आज किसी ने इस देश में सोचा था कि गरीब आदमी जिसको इलाज मिलना चाहिए, इसके पास 10-5 हजार रुपए के भी अभाव में लोगों को इलाज ही नहीं होता था। आज ऐसे गरीबों को 5-5 लाख रुपए साल का इलाज कराने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी के समय पर हुई। इस देश के भीतर कितने मने आज आजादी के इतने वर्षों के बाद में इस देश में गांव में लोग खेतों में आज भी जाते थे, शहरों में जाते थे। आज स्थिति नहीं थी कि शौचालय बना लें, यह स्थिति थी, यह गरीबी थी, या जो भी आप इसको कह लें। प्रधानमंत्री जी ने हर घर में शौचालय बनाने का काम किया। हम लोग तो देहात क्षेत्र, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि जो गर्मी थी चौथे राउंड तक ही दिख रही थी, अब गर्मी शांत हो गई है। देखिए, अखिलेश जी ने बोला, अखिलेश जी गर्मी खूब कर रहे थे आपके लोग भैया। देखिए, अखिलेश जी को यही समस्या है। अखिलेश जी की समस्या क्या है कि जिनकी गर्मी शांत हुई, अखिलेश जी उनको ही अपना वोट मानते हैं। अखिलेश जी के वो जो जितनी भी सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो कह रहे हैं आपकी गर्मी शांत हो गई है। गर्मी किनकी शांत हुई है तो 10 मार्च को समझ में आ जाएगी। निश्चित रूप से इस उत्तर प्रदेश के भीतर गुंडे, माफिया, लुच्चे, लफंगे जो सरकार के संरक्षण पाकर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता का उत्पीड़न करते थे, उत्तर प्रदेश में गरीब, शोषित, वंचित को दबाते थे, उनको अपमानित करते थे, हमारी माताओं बहनों को अपमानित करते थे, न बेटी सुरक्षित थी, न गाय सुरक्षित थी। ऐसे लोगों को जवाब देने का काम योगी जी ने किया है और इनकी गर्मी ने इनके धुआं निकाल दिया है। शालिनी जी, वो कह रहे हम धुआं निकाल रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि गर्मी हमने शांत कर दी है। देखिए, एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश नहीं, देखिए इस तरह किनारेबाजी नहीं, ना वहां से हो ना यहां से हो। शालिनी जी बोलेगी, देखिए आप देखो, रैली नहीं है, मेरा निवेदन है, ऐसे चर्चा नहीं होगी। शालिनी जी बोलिए ना, आप बोलिए ना, आप बोले, आपके नेता बोले,
आपके नेता बोले। देखिए, उत्तर प्रदेश आज बेरोजगारी, महंगाई, जातिवादी और सांप्रदायिकता का जो दंश झेल रहा है, वो सारी की सारी भाजपा की देन है। जो इनका जो कथित विकास है, वो आज आपको जनता के रूप में और उसके आक्रोश के रूप में जो सड़कों पे दिखाई दे रहा है, कहां चला गया वो विकास? जरा उस जनता से धुआं उठा देंगे हम, वो कह रहे हैं हम धुआं उठा देंगे। बीजेपी कह रही है हम धुआं उठा देंगे। मैं कह रही हूँ कि आज अखिलेश जी कह रहे हैं हम गर्मी शांत करा देंगे। आज महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्व्यवस्था, इन सब मुद्दों से हटाने के लिए आप बोलिए अपनी बात। आपका ऑडियो जा रहा है, बोलिए। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बोलिए मैडम बोलिए। आज इन्हीं सब मुद्दों से जो आज जिससे उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, उनसे भटकाने के लिए आज कोई गर्मी निकाल रहा है, कोई गोबर बिकवा रहा है, कोई 12वीं के बाद इंटर पास करवा रहा है। तो मुद्दों को बहकाना ही बीजेपी का काम है। आज आप बात बेरोजगारी पर क्यों नहीं करते हैं? आज 60% उद्योग, छोटे उद्योग बंद हो गए हैं, 84% लोगों की आमदनी कम हुई है और 4.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। उन पर बात क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ गर्मी निकालने की बात करते हैं। 10 मार्च को धुआं उठा देंगे हम। देखिए, धुआं वही बता रही हूं आपको कि जो बुलडोजर और गर्मी की बात कर रहे हैं, 5 चरणों के आज 6ठे चरण के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि बुलडोजर उसने असल में भाजपा की सरकार पर चला दिया है। जी क्या हो गया आचार्य जी? स्वागत है आप। कांग्रेस हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी देखिए आचार्य जी, आप आए, एक उत्साह हो गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रियंका जी के एडवाइजर भी है। यहाँ पर काफी लोग हैं, आपको सुनने के लिए आए हैं यहाँ पर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप भी हर हर महादेव कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लेट चल रही है, आप इस कार्यक्रम में भी लेट हो गए, ऐसा क्या हो गया? नहीं, कोई सुने तब बोलूं। नहीं, बोलिए, सबको सुनाई दे रहा है। बोल रहे हैं भाई, हर हर महादेव भी बोल रहे हैं वो। तो क्या आचार्य जी, कांग्रेस का क्या लगता है? एक सेकंड भाई साहब रुकिए। ये एक सेकंड देखिए, सुंदर जी आप निवेदन करिए। साथ देखिए, आप लोग सुनो डिबेट सुनने आए हो या नारा लगाने आए हो? नारा लगाना तो रैली करिए, रैली में जाइए। निवेदन है मेरा, देखिए आराम से ना दोस्तों से नारे लगे ना इस तरफ से नारे लगे, शांति बनाए रखिए। बोलिए आचार्य प्रमोद कृष्ण, कांग्रेस पर क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। देखिए अमित जी, अब आप लोग भी सुनिए ना तो मजा आएगा। ये गलत बात है भाई। आप बोलिए, आप अपनी बात। देखिए आपकी नेता बात रख रही है ना इधर, आप अपनी बात को रखिएगा। ओके। देखिए, पहले तो अमित जी, संत रविदास जी के घाट से सबको मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव जी। फिर कह रहा हूं, जय श्री राम, हर हर महादेव जी। अब बात सुन लो। देखिए, काशी जो है वो सनातन धर्म का आधार है, मोक्ष का द्वार है, और हम सब यहां काशी के इस पवित्र घाट पे खड़े हैं। लेकिन काशी की पहचान क्या थी अमित देवगन जी? काशी की पहचान थी बाबा विश्वनाथ, काशी की पहचान है ये तमाम घाट, काशी की पहचान है सारनाथ, काशी की पहचान है गंगा। काशी में जितना भी विकास और जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उनके समर्थक कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि काशी का विकास तो हुआ है, लेकिन बीजेपी के नेताओं की और बीजेपी की सरकार की नीयत ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? मैं बताता हूं। काशी की पहचान काशी विश्वनाथ है, काशी की पहचान ये घाट है। जैसा मैंने कहा, काशी की पहचान प्रधानमंत्री को बनाने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। महादेव से बड़े मोदी नहीं हो सकते हैं। कौन बनाना है? कौन बना रहा है? महादेव तो महादेव है, वो तो देवों के देव है। नहीं, ये नारा जब बनाया है, देखिए, हम भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हुए ये बात कहना चाहते हैं कि जिस समय पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर नारा लगता था हर हर महादेव, इन्होंने तो हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगाया। हमें इससे भी ज्यादा ऐतराज नहीं है, लेकिन पीड़ा तब होती है जब महादेव और सारनाथ और इन घाटों की बजाय काशी में डेवलपमेंट हुआ है, मैं इसको नहीं नकार रहा हूं, मैं अनर्गल बात नहीं करता हूं, काशी में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन काशी के अंदर जितना पैसा,
जितना पैसा देश और दुनिया से आया है, क्या उसका सदुपयोग हुआ? आप तो कहते थे काशी क्योटो बनेगा। मैं 1.5 घंटे से जाम में फंसा हूं, ये प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। 1.5 घंटे से दुकानें थोड़ी तोड़ सकते हैं यहाँ पर? नहीं सवाल वो तो पहचान है, बनारस की गलियां तो बनारस की पहचान है जी भाई। काशी के अंदर अगर विकास हो तो सबको प्रसन्नता होगी। मैं तो कह रहा हूं सांसद महोदय हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि काशी की इस धरोहर को जो मिटाने का प्रयास हो रहा है, काशी की पहचान को मिटाने का प्रयास हो रहा, मैं इसका विरोध करता हूं। कांग्रेस की पहचान उत्तर प्रदेश में रह रही है या फिर आपको लगता है कि नहीं रहेगी? क्या कांग्रेस की पहचान रहेगी या मिटेगी इस चुनाव के बाद? देखिए, कांग्रेस को मिटाने की कोशिशें बहुत दिनों से हुई हैं, कांग्रेस नहीं मिट चुकी। और सुनिए, कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिया था नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, लेकिन भाजपा कांग्रेस युक्त होती जा रही है, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होता जा रहा है। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, कांग्रेस का क्या नंबर देख रहे हैं आप लोग कांग्रेस लड़ाई में? क्योंकि सपा कह रही है कि कांग्रेस में अपना वोट बर्बाद मत करना बस डालकर। और देखिए योगी जी भी यही कह रही है। योगी जी कहते हैं, दावा करते हैं कि हम 300 पार। अखिलेश जी ने दावा किया हम 400। वो मेरे इंटरव्यू में कहा। हाँ, आपके इंटरव्यू में कहा। मैं भी आपके शो में कह रहा हूं कि कांग्रेस 401 सीट लेके जीतेगी। 401 सीट? कहीं एक तो नहीं रहेगी? अब इस पर तो मुझे रिएक्शन 2 हमने अखिलेश जी को छोड़ दी है। 2 अखिलेश के लिए छोड़े। एक सेकंड सर, अब आपको रुकना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी कह रहे थे 400, हम कह रहे हैं हमारी 401। 2 सीटें अखिलेश की आएंगी, कांग्रेस कह रही है। देखिए, कहने को लोकतंत्र है, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन असल में जो जनता आज क्या कह रही है, अगर हम उसकी बात सुने तो जनता आज एक स्वर में, जो आप अभी हाल में अभी पिछले महीने कांग्रेस जो कह रही है कि 400 सीटें आएंगी, क्या ये सपना है या हकीकत में आपको कहीं कांग्रेस डबल डिजिट में दिख रही है? मैं उस पर टिप्पणी ना करके करूंगी कि देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कही थी कि रेड अलर्ट का एक उन्होंने एक नारा दिया था, तो वो बिल्कुल सही प्रधानमंत्री जी ने जो रेड अलर्ट कहा था, आज वो चारों तरफ लाल टोपी और लाल हमारे समाजवादी रेड अलर्ट की तरह रेड अलर्ट कहा था कि गुंडागर्दी वाला रेड अलर्ट लाल रंग को कहा था। जी। और वो ही आज आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि वो रेड अलर्ट आज भाजपा के लिए रेड अलर्ट हो गया। मैं पब्लिक के पास चलता हूं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? सुब्रत जी, जो कांग्रेस ने बात को आरोप लगाया, उन्होंने बोला विकास तो हुआ है लेकिन जितना पैसा रहा उतना का इस्तेमाल हुआ है, और काशी की पहचान महादेव से हटाकर आप मोदी को करना चाहते हैं। देखो, इनको काशी के पहचान की संकट मिटने का डर नहीं है, इनको जो डर है वो कांग्रेस का पहचान का संकट है। जो कांग्रेस की जो पहचानें समाप्त होती जा रही है वो तो जितिन प्रसाद आपके साथ है, वो भी कांग्रेस ही थे। कुल मिलाकर देखिए, इस देश में राष्ट्रभक्त जितने भी लोग हैं, वो चाहे एक सेकंड, ना चिलम चलेगा ना टूटी चोर चलेगा, माफ करिए। इस देश में जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, चाहे वह किसी जाति में हो, चाहे किसी संप्रदाय में हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, उनकी मानसिकता इस देश के साथ में, वो धीरे धीरे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ गए हैं। हर दल से लोग निकल कर आए हैं, भाजपा के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज सारे राजनीतिक दल केवल स्वार्थ और परिवारवाद पर ही सीमित रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के ऊपर शालिनी जी आप क्या कहना चाहती हैं? प्रधानमंत्री ने भी बोला कि परिवारवाद सबसे बड़ी समस्या है। आपके यहाँ भी परिवारवाद है? मुलायम यादव, अखिलेश यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, सब क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी बार बार इस पे हमला बोलती है, वो कहती है कि एक परिवार और सिपाही तक सिर्फ विकास सीमित रह गया। देखिए, परिवारवाद की बात जो आप उठाते हैं, तो अभी तो आप अगर जनता के बीच पे जाएगी तो वो भी आपको कहेगी कि इस समय जो एक वाद चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और जो ठाकुरवाद और आप जो बात आप कहते हैं परिवारवाद, भाजपा स्वयं सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है, लेकिन आप क्योंकि आपके पास आपको प्रचारित करने के तरीके आपके पास हैं, तो इसलिए आप झूठ को ज्यादा प्रचारित करते हैं। मुद्दा देखिए उत्तर प्रदेश एक परिवार का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आज मुद्दा परिवारवाद या अन्य कोई धर्म जाति नहीं है। जो मुद्दे हैं वो महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर बात करें। और ये बहकावा में उस पर भी बात हो रही है। जब चुनाव आता है, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बहकावे में ला करके जनता को देखिए, भगवा को जंग, तो डिम्पल जी ने बोला कि भगवा इज इक्वल टू जंग। मैं उन सब बातों को हटा करके कहती हूँ कि मुद्दों पर बात करिए। जी, मुद्दों की बात, महंगाई पर बात करिए, मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं परिवारवाद की बात आप प्रसारित करते हैं, ऐसा है नहीं। देखो, सबसे पहले आप बहन जी ने एक बात कही कि ठाकुरवाद,
तो ठाकुरवाद के ऊपर मैं इनसे स्पष्ट रूप से ये बात कहने देना चाहता हूं कि ठाकुर क्या इस देश का रहने वाला नहीं है? क्या ठाकुर ने इस देश में मुगलों के खिलाफ क्या ठाकुरों ने संघर्ष नहीं किया? क्या इस देश की सेना में जवाब आपने यादववाद पर दिया है। लेकिन जिस प्रकार से सबको अधिकार है, यही भाजपा सबका अधिकार समान है कि आप जब नौकरी की भर्ती करो तो एक जाति देखकर दूसरी जात के साथ दूसरी जात के साथ में गलत करके उसको नौकरी से निकाल दो और एक ही जात के लोगों को नौकरी में रखो। ये काम आपने किया है, ये काम आपने किया है, आरोप दूसरों पर लगाते हैं। मैंने जो बात की वो आपने यादववाद पर कही है। मैं पब्लिक के पास जाऊंगा। अच्छा, मैं आपके पास ओझा जी, देखिए आप इंतजार करें। ओझा जी, काशी की धरती पर है प्रोफेसर साहब, आप BHU पे पढ़ाते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, बिल्कुल, इसलिए निष्पक्ष बात करूंगा जी। ये काशी बाबा की नगरी है, गंगा का पावन तट है और ये सांस्कृतिक राजधानी है, एक भारत की विरासत है। और मोदी जी ने अभी बहुत सारे बातें हुई। देखिए, आज की पहले जो सरकारें थी वो धर्म से बहुत डरती थी। उनको लगता था धर्म की चर्चा करेंगे, धार्मिक स्थलों की चर्चा करेंगे तो हमारी राजनीति बिगड़ जाएगी। लेकिन महामानव राष्ट्र ऋषि मोदी जी ने इस काशी का जो विकास किया है, विश्वनाथ जो विश्व के नाथ हैं, उस सार्थक किया और इतना भव्य कॉरिडोर बनाया जो भव्य दिव्य है। यहाँ चारों तरफ सड़कें जो आज 25 सालों से हम लोग देख रहे थे उसका भी निर्माण हुआ। जो ये वेद पाठशालाएं हैं, गुरुकुल हैं, योगी जी ने उसका भी काम किया। तो मोदी जी कोई सामान्य पुरुष नहीं है, उन्होंने काशी को बहुत कुछ दिया है। और जो अभी कह रहे थे कि मोदी को भगवान से बड़ा बना दिया, ये तो भक्त की महिमा है। आप संकट मोचन में जाइए, भगवान राम को कम प्रणाम करते हैं लोग, उनको ज्यादा प्रणाम करते हैं। तो मोदी से बड़ा विश्वनाथ भक्त तो कोई हो ही नहीं सकता है जी, जो आज उनके दिव्य स्वरूप को ऐसा प्रकट किया है। देखिए आचार्य जी, ये तो काशी विश्वनाथ गए नहीं गए, आप दर्शन करें ज्योतिर्लिंग के आपने नहीं करे इस बार जब पूरा काशी विश्वनाथ धाम बना है? बताइए। पहली बात तो यह है कि मैं गए कि नहीं गए, मेरे सवाल का जवाब। पहली बात तो यह है मैं इनकी निष्पक्षता को प्रणाम करता हूं। अगर ये निष्पक्ष हैं तो फिर पक्ष और विपक्ष क्या है? बिल्कुल। तो सवाल इस बात का है, ठीक है, मैं तो काशी की मिट्टी को, यहाँ की रज को माथे से लगा करके यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। लेकिन मैं ना ठाकुरवाद की बात करूंगा ना यादववाद की बात करूंगा। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि हमारी शालिनी जी ने कहा यादववाद की बात और ठाकुरवाद की। मैं तो यादवों में भगवान कृष्ण नजर आते हैं और ठाकुरों में मुझे भगवान राम नजर आते हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं, बहुत मैं सबको प्रणाम करता हूं। लेकिन देखिए दिलचस्प बात क्या है, एक तरफ तो सैनी, मौर्य, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव सब गिने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ कुछ नहीं गिना जाता। न शिया गिना जाता है, न सुन्नी गिना जाता है, न अहमदिया गिना जाता है। ये इस देश की सच्चाई है कि इस देश के अंदर जात पात में बांटा गया है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। बोलिए आचार्य जी, एक सेकंड। देखिए, मैं मानवता की बात कर रहा हूं और भारत के नौजवानों को जो रोजगार देने का वादा किया था बीजेपी ने, उसको पूरा नहीं किया गया, ये सवाल उठता है। दूसरी बात, कानून व्यवस्था का भी एक प्रश्न है बहुत बड़ा। तीसरी बात, महंगाई का प्रश्न है। चौथी बात, नेशनल इंटीग्रेशन का प्रश्न है। तो ये सारे वो मुद्दे हैं जो भारत की सरकार को और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की योगी जी की सरकार को पूरा करना था। मैं कह रहा हूं ये बीजेपी के लोग भी जहां बैठे ना, जितने कार्यकर्ता, पूछो ये रोजगार की समस्या से त्रस्त है या नहीं है, पूछो महंगाई से त्रस्त है या नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछो, ईमानदारी से पूछो। ठीक है, आपने क्योंकि उन पे सवाल पूछा, मैंने उन पे थोड़ी सवाल किया, उन्होंने अपनी राय व्यक्त की, मैंने अपनी राय। काशी विश्वनाथ गए कि नहीं गए? नहीं, काशी विश्वनाथ जाना और ना जाना विषय नहीं है। मैडम आप गए कि नहीं गए? मैं ये सवाल तो कह रहा हूं, मैं रोज काशी विश्वनाथ जाता हूं। जाते तो काशी विश्वनाथ धाम देखा, जो नया कॉरिडोर बना देखा है आपने? देखिए, कैसा लगा? सुनिए, टूरिज्म के दृष्टिकोण, टूरिज्म के नहीं, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर कैसा लगा? यार सवाल करते हो, जवाब तो सुनो अमीश देवगन जी। या 10 मार्च के बाद ही सुनोगे? अच्छा, क्या होने वाला है 10 मार्च को? कांग्रेस आने वाली है। देखिए, आप पूछ रहे हैं क्या होने वाला, मैं कहना चाहता हूं परिवर्तन संसार का नियम है। आप मेरी बात को नोट कर लेना। पवित्र गंगा के इस तट पे जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ओके, मैं पब्लिक के पास जाता हूं, आप कुछ कहना चाहते थे? अभी पक्ष विपक्ष की बात कर रहे थे अमीश जी, आपने वो बात कह दी। आज अन्य पार्टियों के नेता भी विश्वनाथ धाम में आए थे। दर्शन करने के बाद वो पब्लिक में तो नहीं कहे,
लेकिन पुजारियों के कान में जरूर कहे कि ये तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है, बहुत तो अच्छा हम लोग तो निष्पक्ष ही बात करेंगे और आप भी जाएंगे प्रमोद जी, कोई लगेगा। काशी विश्वनाथ के उद्धार जो उद्धार हुआ है, वहां पर जो डेवलपमेंट हुई है, उससे कोई इंकार नहीं कर रहा, उससे तो अचानक उससे 10 सेकंड के लिए दृढ़ निश्चय चाहिए। कोई महामानव ही इस कार्य को कर सकता है। जी 500,000 घरों को वहां से हटाना और ठीक है सामान्य कार्य नहीं है। देखिए अब पब्लिक का टाइम है इसके बाद। आदिकाल से लेके आज तक हाथ खड़ा करिए, सवाल। भगवान महादेव सबके हैं और सब भगवान महादेव के हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करने की एक साजिश कर रही है कि महादेव पे कब्जा, राम पे कब्जा, कृष्ण पे कब्जा, महादेव पे और भगवान राम पे कब्जा किसी का नहीं हुआ जी। भगवान राम सबके, महादेव सबके। ठीक है। एक सवाल इधर से, एक इधर से। आपका क्या सवाल है, बोलिए। जो भगवान का नाम लेने से डरते थे, आज यहाँ खुद जय श्री राम का नारा और महादेव का लगा रहे हैं और रोजगारी की बात करते हैं। रोजगारी की बात करते हैं। रोजगार पे बोलिए, रोजगार पे। 2017 का पहले पूछ लीजिए किस पोस्ट में थे और आज यहाँ क्यों नारा लगा रहे हैं भैया? जी बोलो। मैं सपा के प्रवक्ता से सुनने नहीं जा रहे हैं। मैं सपा के प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं को कहिए कि शहर बना के सुने, अगर क्षमता है तो सुने। क्या कहना चाहते हैं? अगर भगवान का नाम लेने से अगर रोजगार मिलता है तो हम लोग दिन भर जय श्री राम करेंगे। भगवान पूजने की चीज है, इनको वोट देने की चीज नहीं है। पीछे पीछे आप लोग चुनाव से बैठिए। मेरा भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी से मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? यह सवाल है कि जब शुरू में कोरोना आया था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे जिहादी, मुसलमानों को जिहादी बना दिए थे। अब मीडिया भी जिहादी बना दिया। हो गया भाई, हो गया। एक सेकंड। अब महिलाएं आप क्या कह रहे हैं? आप बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? पहले सब लोग शांत हो जाएंगे तो बोलूंगी। पहले शांत हो जाइए। पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या इमोशन से मैं ये जनता से पूछना चाहती हूँ, क्या इमोशन से कंट्री चलती है? कांग्रेस ने क्या दिया? एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कांग्रेस ने क्या दिया? फर्टिलाइजर, हिंडाल्को, इसको, कार्पेट, DLW, ये सब कांग्रेस ने दिया। आज आपने जॉब के नाम पे क्या दिया? आप क्या चाहते हैं? बोलिए, क्या कह रहे हैं? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस ने DLW, हिंडाल्को, इफ्को, फर्टिलाइजर, ये इतने और असंख्य प्लांट दिए। भाजपा ने 70 साल छोड़िए, 7 साल में भाजपा ने ऐसी कौन सी इंडस्ट्री हमारे बनारस या यूपी में बनाई जिससे एम्प्लॉयमेंट हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। भगवान के नाम से देश नहीं चल। अच्छा सवाल है। सवाल सुनते नहीं। मैडम ने एक सवाल पूछा, बीजेपी के सांसद से आपसे सवाल पूछा मैडम ने। उसने बोला कि कांग्रेस ने हिंडाल्को दिया, कांग्रेस ने बड़ी सारी इंडस्ट्री को क्रिएट किया, आपने क्या क्रिएट किया? चलिए 60 साल को भूलिए, 7 साल में आपने क्या बना दिया? ये सवाल पूछा मैडम। यही सवाल था ना आपका? जवाब देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा कि गोरखपुर में जिस प्रकार से हमारी सरकार में जो वर्षों से जो यूरिया की फैक्ट्री जो बंद पड़ी थी, खाद फैक्ट्री, वो खाद फैक्ट्री हमने चालू कराने का काम किया। ऐसे ही देश भर में न जाने कितने पुराने कारखाने थे जो बंद थे, उनको चालू कराने का काम किया है। आज अपने उत्तर प्रदेश के भीतर आज जिस प्रकार से आज 70% मोबाइलों का निर्माण हमारे उत्तर प्रदेश के भीतर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की एक अपनी व्यवस्था थी। उत्तर प्रदेश में हर जिले का एक अपना उत्पाद था। आज हम लोगों ने उन सभी उत्पादों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उनका विस्तार करके, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार यहीं के ऊपर मिले, इसको लेकर प्रयास किया है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जब तक कानून के राज की स्थापना नहीं होगी, यहाँ पर व्यापारी नहीं आएंगे। यहाँ से व्यापारी अगर भागे थे, जी वो कह रहे, वो उनका बेसिकली उनका ये कहना है कि हमने विकास करा है, मेक इन इंडिया करा। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विकास की, आज आप बनारस में हैं, विकास की बात अगर आपको मैं बता दूं तो आप बनारस से ही विकास की बात देख लें अगर, तो आज यहाँ जो सड़कों की आप दुर्व्यवस्था देख रहे हैं आप, कि आप अभी हमारे एक प्रवक्ता ने कहा कि 1.5 घंटा जाम में फंस करके आए। ये आए दिन का हाल है और उस जाम की वजह से नारे लगाना बंद, टूटी चोर नारे लगाना बंद करिए। मुझे नहीं लगता कोई फायदा है इसका। उस जाम की वजह से आज प्रदूषण में हमारा शहर देश के टॉप 5 शहरों में है। आप पानी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर 7 वर्षों से यहाँ के सांसद हैं और नलों से पानी नहीं आता है तो दूषित, लेकिन पानी का बिल जरूर आता है। लेकिन भाई आपका मैडम सवाल था, उन्होंने काफी अच्छा जवाब दिया उसके ऊपर। लेकिन
जी 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 कल 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 हमारे बनारस में बहुत बड़ा गलत संदेश गया है जी कि बनारस में आए हुए अतिथियों का सम्मान नहीं हुआ है। सबसे पहले भारत में आए हुए अरे 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 सम्मान अरे 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 बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमो पार्वती पते। बहुत बहुत शुक्रिया, इस सम्मान को मैं पूरी सम्मान से रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस सम्मान के लिए। जी जी मैं सम्मान करता हूं। एक सेकेंड, अब मैं कुछ माताएं, आपका क्या सवाल है? आपका क्या सवाल? आपका सवाल आप पहले बोलिए। तो मेरा ये सवाल है कि अभी मेरा तो पहले गुरुजी को प्रणाम है, और मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आपने कहा कि मोदी जी ये कहते हैं कि हर हर मोदी करो। माँ गंगा ने उन्हें बुलाया है, अगर बेटे के नाम से माँ को जाना जाए तो क्या गुनाह है? अगर बेटे के नाम से माँ को जाना जाए तो क्या गुनाह है? ये सर, एक माँ एक बेटी पूछ रही है, वो कह रही है बेटे को, अगर माँ को बेटे के नाम से जाना जाए तो आपको क्या तकलीफ हो रही है, बताइए। जवाब आचार्य जी, एक एक करके। देखिए, पहली बात तो यह है कि यहाँ एक डिबेट हो रही है, यहाँ कोई जंग नहीं हो रही है। बिल्कुल सही बात है, ये मैसेज बहुत अच्छा है। यहाँ डिबेट हो रही है भाई, यहाँ जंग नहीं हो रही है। और यहाँ कोई चुनाव प्रचार भी नहीं करना चाहिए। गंगा के तट पे आप लोग खड़े हैं, उनका सवाल बहुत अच्छा है। मैंने ये नहीं कहा कि मोदी जी कहते हैं कि हर हर मोदी कहो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार, उनका दायित्व बनता था कि काशी विश्वनाथ और इस महादेव की नगरी का विकास करना, पूरे देश का विकास करना, वो भी कोई अलग बात नहीं थी। सुन लो यार, सुन लो भाई। माइक को थोड़ा तेज करिए, स्पीकर को थोड़ा तेज करिए, आवाज कम जा रही है। बोलिए आप। नहीं, आप लोगों को गलतफहमी ये है कि कांग्रेस की आवाज कमजोर हो गई है। 10 मार्च के बाद पता चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा कितनी सीटें आ रही हैं? अब तो कार्यक्रम का भी अंतिम चरण आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में चली है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, इसमें जो भाषा खोई है। देखिए, कोई कहता टूटी चोर, कोई कहता है दूसरा चोर, तीसरा चोर। देखो अब ये चोर के नारे लग रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है? ये क्या बिहेवियर है? अमीश देवगन, उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसी यहाँ दिख रही है। नहीं, यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है। सवाल है, अगर हम बात करना चाहते हैं तो बात कोई सुनना नहीं चाहता है ना। और ये शोर शराबे में अपनी बात क्या कहें। उन्होंने जो सवाल किया, मैं बिल्कुल नहीं ये मानता कि मोदी जी कहते हैं कि मेरा नारा लगाओ, लेकिन नारे लगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विकास के पीछे एक अच्छी नीयत होनी चाहिए। विकास के पीछे अगर नीयत ठीक नहीं है तो विकास ठीक है। अच्छा, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जो लड़ रही है चुनाव, नीयत ठीक है, जीतने वाली नीयत है या फिर आपका खेल खराब करने वाली नीयत है? देखो, हम पब्लिक से बताइए, वोट कटवा। हम 32 सालों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है। 32 सालों से। अगले 32 सालों तक भी अगर हम सत्ता से बाहर रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उम्मीद है अगले 32 साल में कुछ नहीं होने वाला? हम उसूलों से और सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। कांग्रेस एक जाति की पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक धर्म की पार्टी नहीं है, कांग्रेस सर्वधर्म समभाव और इस तिरंगे की पार्टी है। और अमीश देवगन, मैं गंगा के तट पे कहना चाहता हूं, 2024 हमारा है और ये याद रख लेना। 2024 हमारा है, याद रखना। वो कह रहे हैं कि 22 से शुरू होगा, 24 तक जाएगा। वो बोला, और ये आपने बोला कि आप सत्ता संघर्ष में नहीं है, आप कह रहे हैं। नहीं, अब आप उसको कैसे समझो? अब कैसे समझूंगा मैं? उन्होंने कहा कि 32 और अगले साल ना आए। अब 32 और अगले साल नहीं आएंगे तो कांग्रेस कहां से आएगी? राहुल 50 के ऊपर हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, अब ये परिवार से राजनीति करने वाले लोगों का दौर समाप्त हो चुका है। सन 47 के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश में संविधान दिया है, जिसने सबको वोट की ताकत दी है। और उस वोट की ताकत के कारण से एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है। तो कुल मिलाकर इस देश में लोकतंत्र की ताकत है। और इस लोकतंत्र में जिस प्रकार से पहली बार इस देश के भीतर सरकारों ने, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, जिस प्रकार से दोनों सरकारों ने इस देश में जिस प्रकार से गुंडे माफिया जो आतंकवाद चलकर आते थे और आतंकवादी हमले करते थे, आतंकवाद का विनाश कर दिया है। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी को समाप्त कर दिया है। बगैर गुंडागर्दी को समाप्त किए उत्तर प्रदेश का कभी विकास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में जो भी हर जनपद का अपना एक उत्पाद था। अलीगढ़ ताला उद्योग, मुरादाबाद का पीतल, आपके भदोही का कालीन, कन्नौज का इत्र, फर्रुखाबाद का नमकीन। इत्र आप कन्नौज के सांसद है,
वो इत्र वाला आपका भी मित्र है क्या? आप पहले पूरी बात तो सुन जी, जी, लीजिए। जी, जी। तो आप ये सारे उद्योग थे, यहाँ से क्यों चले गए? समाजवादी पार्टी का उभार जब उत्तर प्रदेश में हुआ, इनके गुंडों को संरक्षण देने के कारण से व्यापारियों का जिस प्रकार से उनसे वसूली हुई, नहीं वसूली हुई तो उनके बच्चों का अपहरण कर लिया गया, कईयों की तो हत्या हो गई। अब जिनके बच्चों का उत्पीड़न होगा वो व्यापारी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विस्तार नहीं हो सका। शालिनी जी, आपका जवाब दूंगा मैं। अब लंबा बोला। संगठित अपराध को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। जी जी जी, आचार्य जी देखिए ये सांसद महोदय 32 साल तक बाहर रहेंगे। अरे छोड़िए, हम 32 साल से बात सुनिए। इन्होंने कहा इस देश का प्रधानमंत्री चाय वाला बना, देश की जनता ने चाय वाले को प्रधानमंत्री का पद दिया, देश दिया, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि चाय बेचने के साथ साथ देश बेचना शुरू कर देना, देश की संपदा बेचना शुरू कर देना। ये अधिकार थोड़े दिया था, ये अधिकार दिया था देश चलाने का अधिकार दिया था। ये अधिकार नहीं दिया था कि देश की संपदा को बेचना शुरू कर देना। ये अधिकार किसने दिया था? नंबर 1। नंबर 2 सुनिए, क्या बेचा? नंबर 2, आज इस देश के अंदर एक एयरलाइन हमारी सरकार के पास नहीं है। हमारे देश की सारी एयरलाइन प्राइवेट है, रेलवे प्राइवेट करने की बात है। BHEL, BL, CL सब तो दांव पे लग गया। रोजगार कहां से मिलेगा? और आप काशी के अंदर खड़े, यहाँ का साड़ी उद्योग नष्ट हो चुका है, यहाँ का कालीन उद्योग नष्ट हो चुका है। आप बात कहां की कर रहे हैं? आप वोट मांगने का अधिकार रखते हैं, आप भगवान महादेव के नाम पे वोट मांगते हैं, आप भगवान राम के नाम पे वोट मांगते हैं, तो कहो हम निकम्मी सरकार हैं, हमें राम के नाम पे वोट दो, कहो। तो ये इनकी हताशा है, बिल्कुल साफ स्पष्ट सामने आई है। देश को बेचने की बात करते हैं। इनको जब मौका मिला इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ देश को लूटने का काम किया, और एक नहीं सैकड़ों उदाहरण इस प्रकार के हैं। और राम की बात करते हो, ये राम की धरती है, भगवान कृष्ण की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, और बाबा विश्वनाथ की धरती है। यदि आपने इनका विकास किया होता, यहाँ मंदिरों का निर्माण समय से हो गया होता, तो आज यह पर्यटन का हब होता। उत्तर प्रदेश दुनिया का पर्यटन का सबसे बड़ा हब होता, और पर्यटन का हब होता तो आज अपने आप यहाँ के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट ही नहीं होता। आने वाले दिनों में लोग देखेंगे अयोध्या में किस प्रकार से रोजगार जनरेट होंगे पर्यटन के कारण से। आप देखिएगा किस प्रकार से काशी का। शालिनी जी की बात है। आप राम का अपमान नहीं करते हो, आप लगातार राम का अपमान कर रहे हो। ठीक है, 5 सेकंड। ये पर्यटन की बात कर रहे हैं, 10 मार्च के बाद आप पर्यटन करने कहां जाओगे ये फैसला कर लो। जी शालिनी जी, गुंडागर्दी की बात कम से कम भाजपा तो ना करे। जिनका प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, जिनकी भाषा में जनता की गर्मी निकालने की बात हो, गरीबों पर बुलडोजर चलाने की बात हो, वो गुंडागर्दी की बात ना करें। इनसे बड़ा गुंडा और कोई नहीं है, ये पूरी जनता ने देख लिया है। और मैं कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की जनता आपके इस परिवार, धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठ चुकी है, और उसने इन 6 चरणों के चुनाव में जो वोट किया है, वो वोट किया है कि अब आगे आप लोग नौजवानों पर और अब हमारे बच्चों पर लाठी ना चलवा सके, किसानों पर थार ना चढ़वा सके। किसानों पर थार ना चढ़वा सके। कोई भी पुलिस वाला, इन्हें बोलने दीजिए, ये गलत है, कोई भी गलत तरीका है भाई। क्या नारे लगाए जा रहे हैं? बोलने दीजिए ना। कोई भी पुलिस वाला कहीं सड़क होटल पर आपका इनकाउंटर ना कर सके। उसने आज वोट किया है कि आज फिर से हमारी जो मां गंगा सामने है, लेकिन आज लाशों की बाढ़ ना सके। लेकिन एक तस्वीर सामने आई ममता बनर्जी की रैली में, अखिलेश यादव जी की रैली में कुछ सपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पे डंडे चलाए। क्या कहना चाहते हैं आप? एक मतलब वो तस्वीरें सामने आई है जिसपे बीजेपी ने भी ट्वीट किया है। आपने उन तस्वीरों को नहीं देखा है जब प्रवासियों को की मदद करते हैं, उनको खाना देते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगे हैं, उन पर लाठी चलाई गई है, उन्हें डराया धमकाया गया है। पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस को मारे जायज है? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता पर उन्हें रोका गया है? क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता? पुलिस ने रोकने का काम किया है। मेरा सवाल, उन पर शालिनी जी सिर्फ एक शालिनी जी मेरा निवेदन, उन पर बिल्कुल लगाने का आप जो बात कह रही हैं वो उसको चलाया गया, उसको दिखाया गया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता अगर किसी पे डंडे चला रहे हैं, क्या आपको जायज लगता है? बीजेपी कह रही है कि यही गुंडा राज है जिसकी हम बात करते हैं, कि एक पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस वालों को मार रहे हैं। फिर आप कैसे कहते हैं, फिर योगी जी कैसे कहते हैं कि यहाँ से माफियाओं का सफाया कर दिया है उन्होंने? पर आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ता में क्या बोलेंगी? आप कैसे कहते हैं? ये सब भाजपा का फैलाया हुआ आप ही रैली थी। अभी ये सब भाजपा का मॉब जो वीडियो चलाता है, जो भाजपा का IT सेल है, उसके द्वारा प्रचारित किया हुआ झूठ है, इसका जवाब पर्दाफाश
स्वयं अब जनता अपने इलेक्शन कमीशन को शिकायत करनी चाहिए। बोले जो वीडियो आप लोग ट्वीट कर रहे हैं जो अखिलेश जी और ममता बनर्जी की रैली का, वो फर्जी है। इनकी पार्टी के लोगों का मूल चरित्र ही गुंडागर्दी है और ये हर जगह दिखता है। आज सरकार नहीं है तो इसलिए कम दिखाई पड़ रहा है। अगर इनकी धोखे से भी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार से इन्होंने 17 से पहले एक वातावरण उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का था, क्या लोग भूले हैं क्या? किस प्रकार से यहाँ के ऊपर गुंडों माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था? शांत होइए। किस प्रकार से ये गुंडे गरीबों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेते थे? किस प्रकार से पुलिस थानों में घुसकर पुलिस को भी अपमानित होना पड़ता था? तो ये तो एक आम बात है कि दंगा फसाद लूट खसोट ये इनका मूल चरित्र है और सबने उत्तर प्रदेश की जनता ने इसको देखा है। लेकिन ये जिस प्रकार से कुछ लोग शायद निकल कर आ गए, उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, लेकिन वो शायद इस गलतफहमी में ना रहे। 10 तारीख के बाद ये जिनकी भी थोड़ी बहुत गर्मी है शांत तो होगी ही होगी। जी ओके। देखिए यही भाषा गुंडों की भाषा है जिसकी बात मैं अभी कर रही थी, जो ये बार बार गर्मी निकालने की बात करते हैं। इसलिए अब उत्तर प्रदेश की जनता आपके इस डराने धमकाने से ऊपर आ चुकी है। उसने 6 चरणों में वोट करके अपना स्पष्ट जनमत दे दिया है और अब 10 मार्च के बाद आप देखेंगे कि कैसे ये भाजपाई सत्ता से बेदखल होते हैं। मेरे को कुछ सवाल लेने। आचार्य जी मैं आपको बताऊंगा। एक दो सवाल लेने थे मुझे, 1-2 सवाल ले लीजिए। जो आराम से बैठेगा उनका सवाल लूंगा मैं। आपका भी सवाल लूंगा। आप क्या कह रहे हैं? और कोई पूछना चाहता सवाल? आप बोलिए खड़े होकर बोलिए। आप बोलिए। ये सरकार आवाम पे इस कदर मेहरबान है, पहले आंखें नोच लेती है, उसके बाद चश्मे दान करती है। अच्छा आगे और ये जो है किसानों के ऊपर जो है अपना गाड़ी चलाने का काम करते हैं। 13 महीने तक किसान जो है धरने पे बैठते हैं, कील गड़वा के जो है दिल्ली नहीं दिए जाने देते हैं। लेकिन और सैनी जैसे लोग जो है वो कह रहे पीछे से कह रहे बुलडोजर क्यों नहीं चलता सुब्रत है। मैं आप क्या कहना चाहते हैं? अब अपनी बात को रखिए। देखिए ऐसा है, बातें बहुत हैं। यहाँ 2 भाजपा के प्रवक्ता हैं, ओझा जी जो प्रोफेसर है। ये बात करने दो ना, बात करने दो। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया को निष्पक्षता से भाजपा प्रवक्ता से रोजगार महंगाई के सवाल पूछने चाहिए। ठीक है, अब आपने भी बात करते हैं। अब आपका सवाल क्या है? बोलिए। मैडम ने बोला है कि हम ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं सपा के लिए, सपा की तरफ से कि हम आपको महिला को बोले दीजिए। आपकी बात सुनी ना? फ्री दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। हमें फ्री की खाने की आदत नहीं है। कौन फ्री दे रहा है? जो टोटी खुद ही चुराया है जो सरकारी टोटी नहीं छोड़ पाया वो टूटी चुरा ली। वो कह रहे टूटी चुरा ली। वो कह रहे टूटी चुरा ली। आप पीछे वो कह रहे टूटी चुरा ली। जी क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ ये भाजपा वाले कहते हैं कि अरे सवाल सुन लो। ये भाजपा वाले कहते हैं और इनके नेता कहते हैं कि जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे। जी है ना। भगवान राम जब से है जब भाजपा का भाव ही पैदा नहीं हुआ था, इनकी भगवान राम को लाना थी। जी देखिए अब देखिए 2-3 सवाल आए। वो कहते हैं दूसरी तरफ कई सारे सवाल आए और एक तरफ सवाल आया कि ये तो टूटी चुरा लेते हैं, वो कैसे करेंगे? और भगवान आपने एक गाना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने या फिर कन्हैया मित्तल ने, बड़ा फेमस गाना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो कहते हैं राम को आप क्या लेके आएंगे? राम तो पहले से लेकर आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात हमारे इस नौजवान साथी ने कही। इसको इस बात को समझना चाहिए। इस देश में आज से लगभग 528 वर्ष पहले भगवान राम के जन्म स्थान पर बना हुआ उनका भव्य मंदिर उस समय के ऊपर इसको ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद यह देश जब अंग्रेजों के हाथ में पहुंचा तो वहां के ऊपर अंग्रेजों का न्यायालय तय करेगा कि राम थे अथवा नहीं थे। यह देश आजाद हुआ, सोमनाथ मंदिर बना, तो सोमनाथ के तर्ज पर भगवान राम का मंदिर क्यों नहीं अयोध्या के भीतर बना? यह निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है। और इसके लिए दोषी कौन है? कांग्रेस है। और उसके बाद में जब इस देश के न्यायालय में यह बात गई तो इन लोगों ने किस प्रकार से रोका? सपा ने रोका, बसपा ने रोका, कांग्रेस ने रोका। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो यहाँ मंदिर बना। हमारी सरकार ना होती तो इतनी आसानी से मंदिर नहीं बनता। सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक सवाल विनम्रता से, शालीनता से। एक सवाल 5 सेकंड एक सवाल। अगर आपने काम किया है तो राम के नाम पे वोट क्यों मांगते हो? और अगर राम के नाम पे वोट मांगते हो तो काम की चर्चा क्यों करते हो?
जी जवाब। तो सबसे पहले ये राम के नाम की चर्चा या काम के नाम की चर्चा, हमने काम भी किया, हमने राम का नाम भी लिया। राम का यह देश है, इस देश की रहने वाला हर जाति हर धर्म का जो भी व्यक्ति है उसके पूर्वज राम है जी। और दूसरी बात, अगर आप काम की बात कर रहे हो तो सबसे पहले एक बात, जिस प्रकार से यहाँ के लोग कह रहे हैं चोर चोर, जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, इनको एक बात सुनना चाहिए। आज अखिलेश यादव के पास में उनका अपना 200 करोड़ से भी अधिक का मकान है। हमारे मुख्यमंत्री की कोई कोठी नहीं है, कोई महल नहीं है। देखिए एक इंटरव्यू में योगी जी की बहन की तस्वीर दिखाई गई तो वो रो पड़े। उनकी बहन जो है वो चाय बेचने का काम करती है, चाय बनाती है, प्रसाद का काम करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक राहुल गांधी जी की बहन है प्रियंका गांधी जी, वो एक बड़ी नेता है, अखिलेश जी के परिवार के लोग हैं, वो भी बड़े फले फूले हुए हैं। तो बीजेपी कहती है कि योगी जो है वो एक महंत है और वो गरीबों के मसीहा है क्योंकि वो खुद ही गरीबी से निकल के आए हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या महंत की भाषा गर्मी निकालने की और बुलडोजर चलाने की होती है? पहले इसको तय कर ले, जनता ने तो तय कर लिया है और इसीलिए अब वो 10 मार्च को स्वयं बुलडोजर चला रही है भाजपा की सरकार पर। महंत का नाम कहने से, गेरुआ कपड़े पहनने से कोई महंत नहीं होता। पर वो तो मठाधीश है, मतलब इस उम्र क्योंकि आचार्य का मुझे प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। क्या गेरुआ कपड़े डालने से कोई महंत नहीं हो जाता? क्या योगी आदित्यनाथ के महंत होने पे भी सवाल है क्योंकि वो पीठाधीश्वर है गोरक्षक पीठ के? देखिए हमें उनके नहीं भाई, ये सवाल सपा ने उठाया है। हमें उनके साधु होने पे प्रश्न नहीं हम करना चाहते हैं। साधु होने का, अरे सुनो फालतू की बकवास ना करो, ज्यादा बड़े हीरो मत बनो यार, ठीक है? अपनी हैसियत और औकात में रहो सब। नहीं देखिए, अरे छोड़िए ना इस बात को, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप अपनी बात? नहीं ये जो मर्जी बोलेंगे। इनको गाली देने का सर्टिफिकेट आपने दे दिया? बिल्कुल कोई नहीं गाली दे सकता। इनको गाली देने का सर्टिफिकेट दे दिया क्या? योगी आदित्यनाथ जी के संत होने पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन संत का जो धर्म है उसको निभाना चाहिए। संत का मतलब है सत्य की बात करे, अहिंसा की बात करे, क्षमा की बात करे, दया की बात करे। ये हमारे हिंदुत्व क्या अपराधियों पे दया करनी चाहिए? और ये आप खुद एक आचार्य, अच्छा क्या अपराधियों पे दया करनी चाहिए? भगवान कृष्ण अगर दयालु थे तो सुदर्शन चक्रधारी भी थे जी। देखो सुनो, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, सत्य का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। लेकिन अब सुनिए, मेरा भी सुन लीजिए। आपने बोला सुदर्शन चक्र का नाम भी हिंदुत्व है, त्रिशूल का नाम भी हिंदुत्व है, प्रभु राम के तीर और कमान का नाम भी हिंदुत्व है। बोलिए, राहुल गांधी तो कहते हैं हिंदुत्व ही नहीं है, हो जाए जिस पर। मेरी बात पूरी हो। बोलिए। किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को गाली देने का नाम तो हिंदुत्व नहीं हो सकता। और दूसरी बात, भगवा जो रंग है ये तो हमारी संस्कृति का रंग है। भगवा भाजपा का कब से हो गया? ये तो हमारे झंडे में है। भगवा हमारी संस्कृति का रंग है। ठीक है। ये तो हमारी संस्कृति का रंग है। भगवा पे भी भाजपा का अधिकार कर दिया। बोलिए ओझा जी। मैं अभी योगी जी के विषय में इतना ही कहूंगा, राजा जनक को कौन नहीं जानता है? एक राजा होते हुए भी विदेह कहा गया उनको, तो सन्यासी से अच्छा तो कोई राजा हो ही नहीं सकता है। और हमारे योगी जी इतने कर्मठ हैं जिसका फल पूरे उत्तर प्रदेश में सुशासन से लेकर के, सुशिक्षा से लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा से लेकर के, तो एक सन्यासी मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। शासक यही हमारे प्रमोद कृष्णम जी हैं, देखिए साधु हैं फिर भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कितना अच्छा बोलते हैं और सारा अपना धर्म भी निभा रहे हैं। तो योगी जी निभा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अब आप देखिए कि अब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये भी मुख्यमंत्री हो जाएंगे? योगी जी हो गए तो? अरे बोलिए आचार्य जी। बिल्कुल, देखिए बात सुनिए। अगर एक बात बता दीजिए, अगर कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिला, उन्होंने बोला कि अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम को चेहरा बना देते तो खेल बिगड़ जाता बीजेपी का। मुझे कांग्रेस से निकलवाना चाहते हो क्या? क्यों? कैसा क्यों लगा? क्या पाठक साहब कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहा आपने पाठक साहब? अब देखिए, ये कई बार नेताओं की जो गुफ्तगू होती है ना, इसको सुनना चाहिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। बोलिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में किसी की हैसियत नहीं होती कि उनके सामने अपनी बात कह सके। दूसरी बात, लेकिन मेरी पूरी बात हो जाएगी। अभी आचार्य जी ने कहा था कि दया का धर्म हिंदुत्व है। बिल्कुल ठीक बात है, दया का धर्म हिंदुत्व है, लेकिन इतिहास से सीखना भी हिंदुत्व का धर्म है। हमने 16 बार गौरी के ऊपर दया करी, लेकिन 17वीं बार उसको मौका मिला, उसने इस देश में किस प्रकार से अत्याचार किए और पृथ्वीराज के ऊपर अत्याचार किए। तो इसलिए दुष्ट के साथ में दया संभव ही नहीं है। 10 सेकंड। मैं भाजपा के सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या अखिलेश यादव गौरी हैं, प्रियंका गांधी गौरी हैं, इस देश का विपक्ष गौरी है?
क्या आप कहना चाहते हैं? ना आप कहना क्या चाहते हैं? हमने कहा कि दुष्टों के साथ में, आतंकवादियों के साथ में, माफियाओं के साथ चलिए में, चर्चा तो गुंडों चलती के साथ रहेगी, में कोई लेकिन दया लेकिन नहीं। लेकिन 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 अब आपके पास है जी माइक, अब आपको सुनाना है कुछ, बोलिए बोलिए, सुनाइए। हर 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 तालियों के हर साथ। महादेव, हर 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 महादेव। प्रसन्न हो प्रसन्न हो प्रसन्न हो शंकराय। तालियां रुकनी नहीं चाहिए थोड़ी देर के लिए। प्रसन्न हो शंकराय, प्रसन्न हो प्रसन्न हो प्रसन्न हो शंकराय।